थोड़ा मुनासिब तरीके से ऑर्डर से। देखिए पार्ट ए में वो सिंपली कह रहे हैं हाउ मच एडिशनल फाइनेंस वुड बी रिक्वायर्ड टू अचीव 20% इंक्रीज इन सेल्स इन द नेक्स्ट ईयर। अगले साल हम ये चाहते हैं कि हमारा रेवेन्यू कितने से बढ़े, 20% से। लेकिन वो जो हमारा रेवेन्यू 20% से बढ़ेगा उसके लिए हमने बताना है कि एडिशनल फाइनेंस चाहिए कितना। Wasim Limited is engaged in manufacturing and sale of consumer products. Its management is in the process of developing the sale plan for the next year. The sale director is of the view that main hurdle in increasing the sales is the availability of finance. पैसे का मसला खाली। Summarize financial position उसने बता दिया हमें। The following additional information is available. It has been established from the company's past record that any increase in sales require an investment of 140% of additional sales amount in inventories and accounts receivable. इनको पास रिकॉर्ड से ये पता चला कि सेल्स में जितना भी इंक्रीज आता है ना उसका 140% हमें स्टॉक और रिसीवेबल में इन्वेस्ट करना होता है। मिसाल के तौर पे अज्यूमिंग अगर आपको आप ये चाहते हैं कि यार सेल्स में ना $10 का राइज आए, सिर्फ $10 का, तो आपको $14 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स इनके अकॉर्डिंगली, क्योंकि 10 का 140% क्या होगा, $14 ही होगा। तो सेल्स में जितना भी राइज हमें चाहिए उस एडिशनल सेल्स का 140% बेसिकली इन्वेस्ट करना होता है किसमें, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स में। फर्दर the accounts payable of the company also increased by 25% of the additional sales amount. एक और चीज क्या होगी, जितनी एडिशनल सेल्स होगी उसका 25% एडिशनल एक पेबल आ जाएगा। एडिशनल पेबल आने से या इंक्रीज इन पेबल आने से एडिशनल फाइनेंस की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि लॉजिकली ये भी एक फाइनेंसिंग है। सप्लायर के डेज अगर बढ़ रहे हैं और पेबल डेज जितने ज्यादा हो उतना अच्छा है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट फाइनेंसिंग अवेलेबल होती है। तो जो लिखा है उसके अकॉर्डिंगली दो चीजें समझ में आनी चाहिए कि सेल जितने से भी बढ़ेगी उसका 140% आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा स्टॉक और रिसीवेबल में, और फिर सेल जितने से भी बढ़ेगी 25% से क्या इंक्रीज हो जाएगा, पेबल। अगर $10 से सेल बढ़ेगी तो समझे $2.5 से आपका पेबल बढ़ेगा। The current sale of the company is 1100 million, while the net profit after tax कितना है, 10%। इस वक्त जो हमारी करंट सेल है वो 1100 मिलियन की, ओके, और पीएटी कितना है, 10%। It is the policy of the company to distribute 20% of its profit after tax among the shareholder of the company. पॉलिसी है जी, जो भी हम कमाते हैं उसका 20% डिविडेंड की फॉर्म में दे देते हैं। इसका मतलब ये हुआ 80% हम रिटेन रखते हैं, और जो पैसा हम रिटेन रखेंगे, जो हमारी रिटेन अर्निंग्स आएंगी बढ़ेंगी, उससे भी आपको ये फायदा होगा कि आपकी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ पैसे तो आपको जनरेट कर लोगे। तो 20% अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसका मतलब है 80% हम रिटेन रखते हैं। हाउ मच एडिशनल फाइनेंस वुड बी रिक्वायर्ड टू अचीव 20% इंक्रीज इन सेल्स। अब इसको अच्छे से देखिएगा, आपके पास जो सेल्स का अमाउंट है 1100 है, हम चाहते हैं सेल कितने से बढ़े। अगर 20% से मैं चाहता हूं सेल बढ़े तो मुझे 140% से बेसिकली इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल में। प्लीज देखिए, यहां लिखूंगा इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक एंड रिसीवेबल। 1100 का हम चाह रहे हैं 20% राइज हो, एग्री कर रहे हैं। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 140% मीन्स 1.4 से कितना अमाउंट आता है, 1100 का पहले 20% लेंगे देन 1.4। जी दोबारा कैलकुलेटर यूज करें, 1100 का 20% फिर उसको 1.4 से मल्टीप्लाई करें, 308। तो बेसिकली अगर हम ये चाहते हैं कि 20% से हमारी सेल्स बढ़े तो हमें स्टॉक में और रिसीवेबल में जो इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी वो 308 की।
इसमें से लेस कर देंगे इंक्रीज इन पेबल, इंक्रीज इन पेबल। एडिशनल सेल्स का 25% इंक्रीज इन पेबल है। 1100 का 20% गिव्स मी दी एडिशनल सेल्स, इसका 25% इंक्रीज इन पेबल। कैलकुलेटर यूज करें, बताएं क्या आता है। पहले 1100 का 20% लेंगे, फिर उसका 25%, कितना? 55। अब बहुत अच्छे से समझना है अगला पॉइंट। हम ये देखना चाह रहे हैं कि यार अगले साल हमारी एडिशनल फाइनेंस हमें कितना चाहिए इन ऑर्डर टू अचीव इंक्रीज इन सेल्स, कितना? 20%। अब देखिए, जब मैं अगले साल की बात करूंगा तो जाहिर सी बात है अगले साल हमारी कोई अर्निंग्स भी बढ़ेंगी। अगले साल ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन जो कमाएगी ना, उसमें से जो रिटेन्ड अर्निंग्स आएंगी, उससे फायदा ये होगा कि आपकी एडिशनल फाइनेंस की रिक्वायरमेंट कम होगी। तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हम लेस करेंगे इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग। अब जरा इसको अच्छे से समझिएगा, इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग्स। सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि 1100 तो आपकी करंट सेल है। हम इस चीज पे काम कर रहे हैं कि सेल 20% से बढ़े। इसका मतलब ये हुआ कि अगले साल की टोटल सेल जो होगी वो 1100 का अगर मैं 1.2 लूं तो ये अगले साल की टोटल सेल आ जाएगी। सेल्स का 10% पीएटी होता है और 20% कंपनी बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है डिविडेंड की फॉर्म में। इसका मतलब कंपनी 80% रिटेन रखती है, तो मैंने 80% ले लिया। रिपीट कर रहा हूं, हमारी करंट सेल 1100 है और अगले साल वो 20% से बढ़ेगी, तो 1.2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10% से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि सेल्स का 10% पीएटी है। फिर 80 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि 20% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है डिविडेंड की फॉर्म में। इसका मतलब 80% आप रिटेन रखते हो। तो बताएंगे इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग कितना आता है? 10। तो बड़ा आप नेट ऑफ करें, फाइनल आंसर बताएं। 308 में से 55 माइनस करें, 105.6 माइनस करें, कितना आ रहा है? आइडिया हो जाएगा। एडिशनल फाइनेंस कितना चाहिए? 147.4। ये है जी एडिशनल फाइनेंस रिक्वायर्ड। जी बात क्लियर हुई कुछ? अब इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ताकि इसको चाहें तो आप कॉपी कर लें। और अब मैं चाहूंगा कि आप पार्ट बी को प्लीज नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जरा समझनी कि क्या कह रहे हैं इसमें। शायद वो कह रहा है व्हाट वुड बी द मैक्सिमम ग्रोथ इन सेल्स दैट कंपनी कैन अचीव इफ एक्सटर्नल फाइनेंसेस आर नॉट अवेलेबल। अगर एक्सटर्नल फाइनेंस अवेलेबल नहीं है तो आप मैक्सिमम कितनी ग्रोथ अचीव कर सकते हैं? पहले तो बेटा हमें ये समझ में आना चाहिए, अगर एक्सटर्नल फाइनेंस अवेलेबल नहीं है तो मैं मैक्सिमम उतनी ही ग्रोथ अचीव कर सकता हूँ जितना रिटेन्ड अर्निंग में राइज आएगा। ये बात क्लियर हो रही? बेसिकली होगा क्या, अब आपको एक्सटर्नली पैसा नहीं मिल रहा तो आपका फोकस किस पे चला जाएगा? क्या फिर हम रिटेन अर्निंग कितनी इंक्रीज कर सकते हैं? ठीक है। और सेकंड, पेबल्स। अब सवाल में क्या लिखा हुआ है, आपको सेल्स में जितना भी राइज चाहिए होता है ना, जितना भी, आपको 140% बेसिकली किसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है? स्टॉक में और रिसीवेबल्स में। 25% का राइज आ जाता है किसमें? पेबल्स के अंदर, विच इज अ गुड थिंग। लेकिन अब एक्सटर्नली वो कह रहा है पैसा नहीं मिलेगा, तो एक्सटर्नली पैसा नहीं मिलेगा तो देखें फिर क्या करें। एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, पहले इसको समझिएगा। इक्वेशन मतलब ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको कि इंक्रीज इन एसेट्स माइनस इंक्रीज इन पेबल बेसिकली ये बराबर होगा हमारे पास इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग।
इंक्रीज इन एसेट्स माइनस इंक्रीज इन पेबल बराबर होगा इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग। अब देखिए हमारी जो सेल्स है ना 1100 मिलियन की सेल्स एग्जिस्टिंग, मैं ये चाहता हूं यार ये सेल्स ना मल्टीप्लाई बाय एक्स परसेंटेज इससे बढ़े। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो 1100 मिलियन की सेल है वो एक्स परसेंटेज से बढ़े। अगर आप बेटा एक्स परसेंटेज से इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आपको 1.4 यानी कि 140% इन्वेस्ट करना पड़ेगा स्टॉक में और रिसीवेबल में। बस फायदा क्या होगा, जितना भी इंक्रीज इन सेल्स होगा उसका 25% या 25% बेसिकली इंक्रीज इन पेबल आ जाएगा इजिकल टू। अब ये पॉइंट समझना, हमारी एग्जिस्टिंग सेल्स 1100 है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि यार वो सेल बेसिकली एक्स परसेंटेज से बढ़े, तो प्लीज जागते रहना। जब 1100 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एग्जिस्टिंग सेल आ जाएगी, जब 1100 एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो इंक्रीज इन सेल आ जाएगा कि यार सेल्स में ग्रोथ कितनी होगी। अब जितनी भी सेल होती है, क्वेश्चन कहता है कि यार सेल्स का 10% पीएटी होता है, सेल्स का 10% क्या होता है पीएटी, और कंपनी 20% अपने पीएटी का डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अगर पीएटी का 20% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है इसका मतलब है उसका 80% कंपनी रिटेन रखती है। तो यहां पे मैंने 80% ले लिया। अब बेटा आपने कैलकुलेटर यूज करना और यहां से एक्स परसेंटेज एक्स निकालना है। एक्स परसेंटेज ये वो आंसर होगा कि यार इतनी ग्रोथ पॉसिबल है अगर एक्सटर्नली हमें फाइनेंस ना मिले तो। मेरे ख्याल से अगर आप ये कैलकुलेटर में सारी वैल्यूज रखेंगे तो एक्स परसेंटेज आ जाएगी। अगर आप कैलकुलेटर लाए तो सेल फोन में मुझे नहीं लगता इतनी फैसिलिटी होती है। जरा बताएंगे एक्स परसेंटेज क्या आता है। तो बेटा इसका जो आंसर आ रहा है 7.48% आ रहा है। तो एक्सटर्नली अगर हमें फाइनेंस नहीं मिला तो हम जो ग्रोथ अचीव कर सकते हैं सेल्स के अंदर वो 7.48% हम अचीव कर सकते हैं। एक्सटर्नली अगर हमें फाइनेंस नहीं मिलता तो हम जो ग्रोथ अचीव कर सकते हैं दैट इज 7.48%। अब प्लीज बी की ना सेकंड रिक्वायरमेंट, इसके बाद भी एक उसको मैं अब चाहूंगा आप अटेम्प्ट करें प्लीज। अब वो किसी हद तक आपसे होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में वो क्या कह रहे हैं, पहले तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट का इटसेल्फ समझ में आना बहुत जरूरी है। वो कह रहे हैं the additional financing is limited to an amount which will be maintained the existing debt equity ratio। एडिशनल फाइनेंस मिलेगा आपको, लेकिन एडिशनली जो फाइनेंस मिलेगा वो उसी प्रोपोर्शन में मिलेगा जो आपका एग्जिस्टिंग डेट टू इक्विटी रेशियो। अगर एडिशनल फाइनेंस इज लिमिटेड टू एन अमाउंट व्हिच विल बी मेंटेन, हम इतना एडिशनली पैसा लेंगे, इतना एडिशनल पैसा रेस करेंगे कि हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो क्या रहे, मेंटेन रहे। आप एक मिनट के लिए चेक करें, डेट टू इक्विटी की बात कर रहे हैं, डेट अपॉन इक्विटी। हमारे पास जो डेट है वो 465 मिलियन है, इक्विटी के टोटल की बात करूं तो 700 मिलियन। अगर हम 465 को 700 से डिवाइड करें इनटू 100 कितने परसेंट आता है, 66.42%। इसका मतलब ये अगर इस वक्त डेट टू इक्विटी रेशियो जो है 66.42 मिलियन है और 42%। अब सुनिएगा बहुत अच्छे से, हमें बताना है कि हम कितनी ग्रोथ अचीव कर सकते हैं कि फाइनेंस भी रेस किया जाएगा एक्सटर्नली, लेकिन इस तरह से रेस किया जाएगा कि डेट टू इक्विटी रेशियो 66.42% मेंटेन रहे। अब बहुत अच्छे से सुनिएगा, इसका मतलब पता है क्या, अगले साल जो हम ग्रोथ अचीव करना चाहते हैं उसके लिए जो फाइनेंस आपके पास मौजूद होगा, टू फॉर्म्स में फाइनेंस मौजूद होगा। एक इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग की फॉर्म में पैसा आपके पास होगा, और सेकंड इंक्रीज इन डेट की फॉर्म में। डेट जो आप लेंगे ना 66.42% लेंगे,
और 66.42% किसका लेंगे, इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग का। मिसाल के तौर पर अगले साल अगर आप मुझे बोलते हो कि सर रिटेन अर्निंग $10 से बढ़ेगी टू अचीव अ सर्टेन ग्रोथ इन सेल्स, तो मैं कहूंगा ठीक है, अगर $10 से रिटेन अर्निंग बढ़ेगी तो $6.642 से डेट आ जाएगा। थोड़ा विजुअलाइज करें, अगर अगले साल $10 से रिटेन अर्निंग बढ़े और $6.642 से डेट बढ़े तो आपका डेट टू इक्विटी रेशियो नंबर 1 मेंटेन रहेगा, और नंबर 2 अब जो ग्रोथ आप अचीव करेंगे सेल्स के अंदर वो 7.48% से ज्यादा अचीव होगी। क्यों? सिर्फ इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग से जो ग्रोथ आती है वो 7.48% आती है। जब मैं इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग के अलावा उसी इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग का 66.48% तक का क्या लूंगा, एडिशनल डेट ले लूंगा। तो सेल्स में ग्रोथ लाने के लिए मेरे पास दो तरह की फाइनेंसिंग होगी, वन इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग, सेकंड इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन डेट। तो ग्रोथ जो अभी 7.48% आई है उससे थोड़ी ज्यादा आनी चाहिए। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिएगा बहुत अच्छे से। इस इक्वेशन को अगर आप देखें, मैं थोड़ा सा अगर इसको जूम आउट करूं, ये बेसिकली हमने लिखा क्या, हमने लिखा है इंक्रीज इन एसेट माइनस इंक्रीज इन पेबल बराबर है इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग। लॉजिकली सिर्फ ये इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग है। अब क्या होगा, हमारे पास सिर्फ इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग नहीं होगा टू अचीव सर्टेन ग्रोथ, अब हमारे पास इंक्रीज इन डेट भी होगा, और इंक्रीज इन डेट जो होगा इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग का 66.42% होगा। तो करेंगे क्या, प्लीज देखिएगा। सेम इक्वेशन को पहले आप रिप्रोड्यूस करें 1100 इंटू एक्स इंटू 1.4, क्योंकि सर्टेन ग्रोथ जो हमें सेल्स में चाहिए होती है, हमें 140% इन्वेस्ट करना पड़ता है उसका, किसमें, रिसीवेबल एंड स्टॉक में। फिर आपका पेबल 25% से बढ़ता है, ये बराबर होगा किसके, इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग। इसे देखते रहें प्लीज। प्लस अब एक नई चीज आ जाएगी, इंक्रीज इन डेट। देखिएगा कैसे लिख रहा हूं, 1100 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 10% इंटू 80%, ये इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग आ गया। इसका 66.42% इंक्रीज इन डेट। तो अब सेल्स में जो मुझे सर्टेन ग्रोथ चाहिए, उस सर्टेन ग्रोथ को फाइनेंस करने के लिए मेरे पास दो चीजें, मेरे पास इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग भी होगा और इंक्रीज इन डेट भी होगा। अब आने वाला आंसर लॉजिकली 7.48% से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, अगर आप देखें जो लॉजिकली आंसर होना चाहिए वो ऑब्वियसली 7.48 से ज्यादा इसलिए होना चाहिए क्योंकि मेरे भाई आप देख सकते हैं कि अब हम जो ग्रोथ अचीव करने वाले हैं उसके लिए सिर्फ इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग हमारे पास नहीं है, हमें इंक्रीज इन डेट भी है। बताएंगे एक्स कितने परसेंट आता है, 13.092। अगर आप देखें तो 7.48% की ग्रोथ आएगी सिर्फ इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग की वजह से, और डेट में लेकर आ रहा हूं 66.42% मजीद। तो लॉजिकली आने वाला आंसर जो 7.48 है उसके ट्वाइस से ना थोड़ा कम होना चाहिए। क्यों? 7.48 का ट्वाइस 14.96% शायद बन जाएगा। वो उस वक्त होता जितना इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग है उतना ही इंक्रीज इन डेट होता। ये बात समझ में आ रही है? लॉजिकली हमने इंक्रीज इन डेट रिटेन अर्निंग से कम रखा है, इसीलिए जो ग्रोथ अचीव हो रही है वो एग्जैक्टली ट्वाइस नहीं हो रही बल्कि उससे थोड़ी कम है। तो आई होप ये थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि ये ट्वाइस से कम क्यों है। हमने दो बार नहीं लिया, ये इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग है, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, डेट से। लॉजिकली ये जो है ना ये पूरा ये इंक्रीज इन डेट है, और ये सिर्फ क्या है, इंक्रीज इन रिटेन। तो आपके पास अब फाइनेंस करने के लिए दो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है ना, वन इज इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग, अनदर इज इंक्रीज इन डेट। आइडिया? इस तरह के सवाल वो आपसे डेफिनेटली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आपका एग्जामिनर पूछ सकता है, क्योंकि इस तरह के सवाल जिसमें थोड़ी इक्वेशन वगैरह बन जाए ये एमएफए में एग्जामिनर का एक फेवरेट एरिया हो सकता है जी।
मेरे ख्याल से चेक कर लें आंसर, यही आ रहा है सबके पास। इसमें आपको ऑब्वियसली कैलकुलेटर बहुत मुनासिब और अच्छे तरीके से यूज करना आना चाहिए, तो ही रिजल्ट आएगा, वरना तो कुछ और ही आएगा। तो ये था ये क्वेश्चन। इज इट डन?